हेलो एवरीवन, दिस इज राम। आज हम आपको पार्ट 3 हिमालय की बेटियां के एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सभी पार्ट के करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 है, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन है? और ये चार ऑप्शंस आगे: नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र या रामधारी सिंह दिनकर। हिमालय की बेटियां के पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। हिमालय की बेटियां कौन है? झीलें हैं, हवाएं हैं, नदियां हैं या चोटियां हैं? तो हिमालय की बेटियां कहा गया है नदियों को, तो इसका सही उत्तर है नदियां। हिमालय के कंधे पर चढ़ना का क्या तात्पर्य है? हिमालय के कंधे पर चढ़ना का क्या ये तात्पर्य है कि हिमालय के किनारे पर जाना, या हिमालय की ऊंचाई पर जाना, या हिमालय के पीछे जाना, या हिमालय की चोटियां गिनने का प्रयास करना? तो हिमालय के कंधे पर यानी कि हिमालय की ऊंचाई पर जाना। तो इसका सही उत्तर होगा हिमालय की ऊंचाई पर जाना। हिमालय के कंधे पर चढ़ने का यही तात्पर्य है, हिमालय की ऊंचाई पर जाना। अगला प्रश्न है, लेखक को नदियों का कौन सा रूप बदला हुआ लगा? समतल मैदानों का विशाल रूप, पर्वतों पर दुबला पतला संकुचित स्वरूप या निखरा स्वरूप? तो इसका सही उत्तर है लेखक को नदियों का समतल मैदान का विशाल रूप बदला हुआ लगा। लेखक ने नदियों को बेटियों की संज्ञा क्यों दी? क्यों क्यों दी? इसलिए दी कि क्योंकि नदी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि उन्हें बेटियों से प्रेम है, क्योंकि वह हिमालय से निकलती हैं, क्योंकि वह बाल लीलाएं करती हैं। लेखक ने नदियों को बेटियों की संज्ञा इसलिए दी क्योंकि वे हिमालय से निकलती हैं। लेखक ने नदियों और हिमालय का क्या रिश्ता बताया? लेखक ने नदी और हिमालय का क्या रिश्ता बताया? और इसके बाद अब यही प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन है पिता पुत्र का, ससुर बहू का, पिता पुत्री का, भाई बहन का। तो इसका सही उत्तर है लेखक ने नदियों और हिमालय का रिश्ता बताया है पिता पुत्री का। पिता हुआ हमारा हिमालय और पुत्री हुई उसकी नदियां, जैसे भी हमने ऊपर प्रश्न में भी पढ़ा कि लेखक ने नदियों को बेटियों की संज्ञा क्यों दी, क्योंकि वो हिमालय से निकलती हैं। इसलिए बेटियां यानी जो नदियां हैं वो बेटियां यानी पुत्री, और हिमालय जो है उनका पिता। नेक्स्ट है, नदियों को नटखट क्यों कहा गया है? क्योंकि अठखेलियां करती हुई आगे बढ़ती हैं, गीत गुनगुनाती हैं, पतली धारा में बहती हैं, या वह जंगलों से बहती हैं? तो नदियों को नटखट इसलिए कहा गया है क्योंकि अठखेलियां करती हुई आगे बढ़ती हैं। आप देखते हैं कि काफी तेजी से फ्लो करती हुई वो आगे बढ़ती हैं, जिससे कहा गया अठखेलियां करती हुई आगे बढ़ती हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, सिर धुनाना मुहावरे का क्या अर्थ है? सिर धुनाने का अ, मुहावरा एक होता है, इसका अर्थ होता है पछताना या वार्तालाप करना, सलाह देना, सोच विचार करना। वार्तालाप यानी बातचीत करना। तो इसका सही उत्तर है सिर भुनाना का मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। और अब अगला प्रश्न करेंगे, उत्तर में विराट मौन से क्या तात्पर्य है? उत्तर यानी कि उत्तर दिशा, उत्तर दिशा का शांत रहना, या नदियों के निकल जाने के बाद उत्तर दिशा का मायूस होना, या फिर उत्तर में अंधकार होना, या उत्तर में हिमालय फैला हुआ है? तो इसका सही उत्तर है विराट मौन। यानी मौन होता है जब हम चुप हो जाते हैं, एकदम से उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा नदियों के निकल जाने के बाद, जब नदियां हिमालय से निकल जाती हैं तो उत्तर दिशा का मायूस होना। अगर पिता से पुत्री अलग हो जाएगी तो पिता जो है वो मायूस ही होगा, दुख होगा उसको। लेखक के अनुसार हिमालय सिर क्यों धुनाता है? बेटियों के बिछड़ने पर पछताता है, या उनके भविष्य की चिंता करता है, नदियों से बिछड़ने का दुख सह नहीं पाता, या वह मौन रह जाता है? स्टूडेंट्स, अब नदियों को तो बेटियों की संज्ञा दी गई है और पिता हिमालय तो बेटियों के बिछड़ने पर पछताता है। तो इसका सही उत्तर है लेखक के अनुसार हिमालय सिर क्यों धुनाता है? धुनाने का मतलब अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, पछताना। तो बेटियों के बिछड़ जाने पर वो पछताता है। सिर धुनाना यानी पछताना। और अब ऐसे ही अगला प्रश्न पढ़ेंगे, काका कालेकर ने नदियों को किस
नाम से पुकारा है? काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता, जगत जननी, लोक कल्याणकारी या लोकहित कारिणी? तो इसका सही उत्तर है काका कालेकर ने नदियों को पुकारा है लोक माता। जैसे नदियां हम सबका पालन पोषण करती हैं, जल देती हैं, जल से सभी काम होते हैं, अब जानते हैं, खेती वगैरह, तो सबका पेट भरती हैं वो। तो लोक माता, जग की माता। लेखक ने सतलुज को क्या माना है? माँ, बहन, बेटी या प्यासी? तो स्टूडेंट्स, सतलुज को लेखक ने माना है अपनी बहन, तो हम बहन पे लगाएंगे टिक। तो इसका सही उत्तर है बहन। लेखक किस नदी के किनारे बैठा है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सतलुज? लेखक बैठा है सतलुज नदी के किनारे, जो कि उसकी बहन, उसने उसे माना है। बहते हुए जल में पाँव डालने पर लेखक को क्या महसूस हुआ? अगर आप बहते हुए जल में, नदी में पाँव डालोगे तो आपको फ्रेशनेस लगेगी, मन जो है वो हमारा तरोताज़ा हो जाएगा। तो वो थक गया, वो उदास हो गया, उसका तन मन ताज़ा हो गया। हाँ, ये बिल्कुल सही है, उसका तन मन ताज़ा हो गया। बहते हुए जल में पाँव डालने पर लेखक का तन मन ताज़ा हो गया, फ्रेश हो गया वो एकदम। और अगला है सरसब्ज अ, हमारा ये प्रश्न है, सरसब्ज उपकाय से क्या तात्पर्य है? हरी भरी घाटियां, हल्की फुल्की वादियां, मिलती जुलती नदियां या खेत के मैदान? तो इसका सही उत्तर है हरी भरी घाटियां। सरसब्ज उपकाय से मतलब होता है हरी भरी घाटियां। अगला प्रश्न है, दयालु हिमालय के पिघले हुए, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की बूंदे कौन है? गंगा, यमुना, झेलम, सतलुज या सिंध? ब्रह्मपुत्र या रावी और ब्यास? तो स्टूडेंट, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की बूंदे हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, हिमालय को किसका ससुर कहा गया है? पहाड़ों का, मैदानी नदियों का, समुद्र का या लेखक का? हिमालय को कहा गया है समुद्र का ससुर। हिमालय को कहा गया है समुद्र का ससुर। और अगला प्रश्न है, समुद्र को किसका दामाद कहा गया है? तो जब वो उसका ससुर है तो इसका उत्तर होगा फिर हिमालय। लेखक, बर्फीले पहाड़ों का? तो हिमालय का। तो इसका सही उत्तर है हिमालय को समुद्र का दामाद कहा गया है। मेघदूतम किसकी रचना है? तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास या कालिदास? मेघदूतम जो है स्टूडेंट्स वो है कालिदास की रचना, तो इसका सही उत्तर है कालिदास। कौन सी नदियां हिमालय से नहीं निकलती? गंगा, यमुना तो निकलती है, सिंधु ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, और नर्मदा, ताप्ती, हाँ, ये जो है वो, ये नदियां जो हैं ये हिमालय से नहीं निकलती। तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा और ताप्ती। सतलुज, व्यास जो है, आ, आपको बस ये बताना था, इसमें से जो नदी जो है हिमालय से नहीं निकलती है वो है नर्मदा और ताप्ती। इसका सही उत्तर। हिमालय शब्द का क्या अर्थ है? हिमालय शब्द का अर्थ है बर्फ का घर, शिव जी का घर, पर्वतों का समूह या ऊंचा पर्वत। हिमालय पे तो आपने देखा है बर्फ ही बर्फ है, तो वो बर्फ का घर है। हिमालय जो है शब्द जो है, हिमालय शब्द जो है वो है बर्फ का घर, इसका अर्थ है। और अब अगला प्रश्न है, मैदान में आकर नदियां कैसी हो जाती हैं? जब नदियां मैदानों में पहुंच जाती हैं तो कैसी हो जाती है? एकदम फैल जाती है, विशाल हो जाती है और गंभीर हो जाती है। चंचल और तेज तो नहीं होती, दुबली पतली व चाल भी नहीं होती, विशाल व गंभीर। हाँ, ये एकदम सही उत्तर है, विशाल एवं गंभीर हो जाती हैं जब वो मैदान में आ जाती है। मैदान में आकर वो बहुत विशाल और गंभीर हो जाती है। नेक्स्ट है, देवदार, चीड़ और चिनार, ये तो तीनों पेड़ हैं, पेड़ होते हैं ये। देवदार, चीड़ और चिनार किसके प्रकार है? पर्वतों के, घाटियों के, चोटियों के? तो तीनों गलत, तो ये है पेड़ों के। तो देवदार, चीड़ और चिनार जो है वो पेड़ों के प्रकार होते हैं। और अब अगला प्रश्न है, यह लेख किस सन में यह लेख किस सन यानी वर्ष में लिखा गया? 1875, 1947, 1999 या 1985? मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, कई बच्चों को हिंदी में ये समझ नहीं आती हैं नंबर्स। तो 1875, 1947, 1999, 1985? तो इसका सही उत्तर है 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। ये चीज़ ऐसे याद रख ले, हमारा इंडिपेंडेंस डे, हिमालय के ईयर जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947, तो 1947 में इस लेख को लिखा गया। हिमालय के आंगन में कविता
किस कवि की है? हिमालय के आंगन में जो कविता है किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत? तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। हिमालय के आंगन में जो कविता है वो है, लिखी गई है जयशंकर प्रसाद, जो कि बहुत प्रसिद्ध कवि है। और ये थे कुछ इस पार्ट के एमसीक्यूज जो मैंने आज आपको कराए। ऐसे सभी पार्ट के करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप कर सकते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।